जंगीपुर में दो भाई रहते थे, बालू और मालू। बालू और उसका परिवार बहुत गरीब थे। उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। एक बार बालू की बेटी भूख से परेशान थी, लेकिन बालू के पास खाना लाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। पापा, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटे, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी कुछ लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। बालू ने वादा तो कर दिया, पर उसकी जेब खाली थी। उफ, मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है। मुझे कहीं ना कहीं से खाना लाना ही पड़ेगा। मेरे भाई मालू से मदद मांगनी पड़ेगी। मालू के पास सभी साधन थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। रहने को घर, पहनने को कपड़े, गाड़ी और सब कुछ जो किसी अमीर इंसान के पास होता है। पर मालू दिल से फकीर था। वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। मेरे भाई मालू, मेरी बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? बस थोड़ा सा उधार दे दो, मैं 2-1 दिन में ही चुका दूंगा। बालू, तू अच्छा हुआ तू आ गया। मैं भी कई दिन से तुझसे बात करने का ही सोच रहा था। भाई, चौक में एक दुकान मिल रही है, मैं खरीद रहा हूँ। बस थोड़े से पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर तुम मिला दो तो थोड़े बात बन जाए। दोनों भाई मिलके कुछ कमा लेंगे। मालू, तुमने शायद सुना नहीं, मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है। मेरे पास उसके लिए रोटी लाने को भी पैसे नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। बालू, वक्त थोड़ा खराब चल रहा है। मैं आज तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब खुद ही पैसे की जुगाड़ में लगा हुआ हूँ। ठीक है मालू, मिलते हैं। मुझे और कुछ इंतजाम करना होगा। जंगल में जाता हूँ, शायद कहीं कोई फल लगे मिल जाए तो तोड़ लाऊंगा। लाली भूखी है। उदास बालू जंगल में गया, पर पतझड़ के मौसम में कहीं फल मिलना मुश्किल था। बालू सर पकड़ के बैठ गया। हे भगवान, रास्ता दिखा। जल्दी ही कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मैं क्या करूं? वहीं पास से एक महात्मा गुजर रहे थे। तुम बहुत उदास हो भाई, क्या हुआ? मुनिवर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे बच्चे और बीवी भूख से तड़प रहे हैं और मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ठीक है, तुम थोड़ा काम करो। लो, ये 2 सामान तुम उठाओ और मेरे साथ चलो। जी महाराज, क्या मेरे परिवार की भूख मिटाने के लिए कुछ दे सकेंगे मुझे? अवश्य, हमेशा हमेशा के लिए आओ मेरे साथ। बालू, सामान को यहां रखो और इस संदूक को खोलो। इसमें एक चक्की रखी है, वो तुम्हारे लिए है। महाराज, ये तो चक्की है। मुझे तो अनाज की आवश्यकता है। सिर्फ चक्की से क्या होगा? बालू, मेरे एक मित्र थे, पंडित आदित्यनाथ। ये चक्की उनकी ही है। उनको अब इसकी जरूरत नहीं है। ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। इसमें जो चाहे वो निकाल सकते हैं, खाने का सामान या कुछ और भी। बस सामान का नाम लो और चक्की चलाओ, सामान बाहर निकलता चला जाएगा। इतना कि अब कभी तुम और तुम्हारा परिवार भूखा नहीं सोएगा। हाँ, और एक बात याद रखना, ये जो लाल कपड़ा है ना चक्की के ऊपर, वो उसको रोकने के लिए डालना होगा, वरना चक्की नहीं रुकेगी कभी। महाराज की जय हो। मैं जाता हूँ जल्दी, मेरी बच्ची इंतजार कर रही होगी।
आ गए। उनके हाथ में कुछ है, जरूर कुछ खाने का होगा। और आज मेरी प्यारी बेटी क्या खाएगी? दाल, रोटी और चावल भी मिलेगा क्या? है ना, जो भी तुम्हारे मन में है वो मिलेगा। बैठो और देखो। चक्की ओ चक्की कर दे कमाल, लाली खाएगी चावल रोटी और दाल। वाह पापा, खाना आ रहा है। चक्की ओ चक्की बस कर दे माल, ये डाला तुझ पे लाल रुमाल। ऐसी दाल तो मैंने कभी नहीं खाई, बहुत स्वाद है। तुम भी खाओ ना। चक्की ने बालू का जीवन ही बदल दिया। अब उसने एक मिठाई की दुकान भी खोल ली और वो सभी की मदद करता। उसकी दुकान से कोई भूखा नहीं जाता था। वहां हर तरह की मिठाई थी। कौन बनाता था? हाँ, चक्की। फिर एक दिन दुकान से मालू गुजर रहा था। अरे बालू, तू मिठाई की दुकान में काम कर रहा है। अच्छा, मिठाई बनाता है या गल्ला संभालता है? मेरे भाई मालू, आओ, ये मेरी ही दुकान है, किराए पे ली है। यहाँ सारा काम मैं ही करता हूँ। अरे तुझे पता है, यही दुकान तो थी जिसको मैं खरीदने वाला था। थोड़े से पैसे कम पड़ गए, एक बड़े सेठ ने इसको खरीद लिया। इतनी सारी मिठाइयाँ हैं यहाँ पे, तुमको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी ना? बहुत चक्की चलानी पड़ती है भैया। आओ बताता हूँ। हाँ, तेरे पास जादू की चक्की है, कुछ भी दे सकती है। वाह भाई वाह। हाँ भैया, जब से ये है हम लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ता। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। चक्की ओ चक्की, तू आज क्या लाई? गुलाब जामुन और रस मलाई। तो ये जादू है चक्की का, अद्भुत। इस नालायक को इतना सब मिल रहा है। दुनिया की हर अच्छी चीज तो बस मेरे पास होनी चाहिए। मैं ये इससे ले लूंगा। ये रही चक्की। और ये आज से मेरी हुई, मेरी प्यारी चक्की। हाँ, थक गया। चलो अब थोड़ा पेट पूजा हो जाए। चक्की ओ चक्की, तू प्यारी है कितनी, चल दे दे मुझे समोसा और चटनी। अरे बस बस चक्की बस, ये तो रुक ही नहीं रही है, कोई रोको इसे। चक्की रुक जा। नहीं, मेरा तो पूरा घर भरा जा रहा है समोसे से, मर गया। बालू, बालू मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने तेरी चक्की चुराई थी, पर अब मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। मुझे इसको बंद करना नहीं आता। क्या तुमने मेरे ही यहाँ चोरी की भाई? तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी थी, मुझसे मांग लिया होता। मेरा घर समोसों से भरा जा रहा है, चल ना मेरे भाई, बचा ले मुझको। चलो।
चक्की ओ चक्की बस कर दे माल, ये डाला तुझ पे लाल रुमाल। मालू, तुम ऐसा करोगे सोचा ना था। मैं अपनी चक्की ले जा रहा हूँ, ये समोसे तुम रख सकते हो। समोसा ले लो समोसा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि दूसरों की मदद करनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। एक गुरुकुल में 3 शिष्य पढ़ते थे। उनकी पढ़ाई खत्म हो जाने पर गुरुजी ने उन तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, तुम तीनों की पढ़ाई अब खत्म हो गई है। अब तुम तीनों अपने अपने हिसाब से अपने जीवन का रास्ता बनाओ। हाँ, जाते जाते मैं तुमको ये एक उपहार देना चाहता हूँ। तुम तीनों इसका अपने अंतर्मन के कहे अनुसार प्रयोग करना। और ऐसा कह के गुरुजी ने तीनों को एक एक पोटली दे दी। तीनों ने अपनी अपनी पोटली ली और वहाँ से चल पड़े। रास्ते में एक पेड़ के नीचे तीनों विश्राम करने बैठे। भाइयों, चलो देखते हैं कि आखिर गुरुजी ने हमें क्या उपहार दिया है। हाँ हाँ, देखते हैं। सब लोग अपनी अपनी पोटली खोलो। हाँ, ये मेरी पोटली। अरे अरे, इसमें तो बस चने के दाने हैं। तुम्हारे पास क्या है आशीष? खोल रहा हूँ। अरे, मेरे पास भी चने ही हैं। चने मिले हैं, लेकिन माधव तो गुरुजी का प्रिय शिष्य है, उसको जरूर कुछ अच्छा मिला होगा। माधव, खोल अपनी पोटली। अरे नहीं मित्रों, गुरुजी के लिए तुम दोनों भी उतने ही प्रिय हो जितना कि मैं हूँ। देखो, मेरी पोटली में भी चने ही हैं। और फिर तीनों शिष्य अपने अपने घर चले गए। घर पहुँच के ऋषि ने अपनी पोटली खोली और सोचा, ये गुरुजी का उपहार है, इसको मैं संभाल के रखूंगा और रोज सुबह इसके आगे नतमस्तक करके अपने दिन की शुरुआत करूंगा। इस पोटली को भगवान की मूर्ति के साथ ही रख देता हूँ। और वहीं आशीष भी घर जाके अपनी पोटली लेके सोचने लगा, गुरुजी ने आखिर हमें चने क्यों दिए हैं? शायद इन चनों में बहुत शक्ति है। मैं इनको खाऊंगा तो बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगा। चलो आज ही इसका नाश्ता किया जाए। और आशीष उन चनों को उबाल के खा गया। यम, स्वादिष्ट है। जय गुरुदेव। और वहीं माधव भी अपने घर में अपनी पोटली लेके विचार कर रहा था। गुरुजी ने आखिर हमें ये चने ही क्यों दिए और कहा कि अपने अंतर्मन के हिसाब से प्रयोग करना। प्रयोग करना हो न हो, इसमें गुरुजी का कोई अभिप्राय जरूर है। आखिर इन चनों का सबसे अच्छा उपयोग क्या होगा? क्यों न मैं किसी तरह से इन चनों को और बढ़ा सकूं। फिर कुछ महीने गुजरते गए। फिर एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्यों का हाल जानने के लिए उनके घर गए। पहले आशीष के घर। शिष्य आशीष, तुमने हमारी दी हुई भेंट का कैसे उपयोग किया? गुरुजी, मैंने देखा कि वो चने बहुत ही अच्छी किस्म के हैं और मैंने उनको उबाल के खाया। वो चने वाकई चमत्कारी थे और 3 दिन तक मुझे अपने शरीर में ऊर्जा महसूस हुई। ठीक है, शाबाश आशीष। मुझे खुशी हुई जानकर कि तुमको इन चनों से बल मिला। और फिर गुरुजी प्रसन्न हो दूसरे शिष्य यानी ऋषि के घर पहुंचे। अरे शिष्य ऋषि, जाते वक्त हमने तुमको भेंट में चने दिए थे। आशीष ने अपने चने उबाल के खा लिए। तुम बताओ कि तुमने अपने चनों का कैसे उपयोग किया? क्या उबाल के खा गया? गुरुजी, मैं जब घर आया तो मैंने चनों का निरीक्षण किया। मैं समझ गया कि ये कोई साधारण चने नहीं है, तो मैंने वो चने की पोटली वैसे के वैसे अपने मंदिर में स्थापित कर दी। अब मैं रोज इनकी पूजा करके अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है और इससे मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। अरे वाह, शाबाश ऋषि। मुझको खुशी है कि मेरी दी हुई भेंट तुम्हारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हुआ। बस कुछ दिनों से उनमें कीड़े लग गए हैं और बाज भी आने लगी है, तो उसका कुछ उपाय बताइए। अरे बस करो, उन चनों का कार्य अब खत्म हो गया है। अब उन्हें तुम फेंक दो और ये हमारी माला रख लो। ये तुमको लंबे समय तक प्रेरणा देगी। खुश रहो। और फिर गुरुजी ऋषि को आशीर्वाद देके वहां से निकल पड़े और माधव के घर पहुंचे। माधव गुरु को देख के प्रसन्न हो गया।
अरे गुरुजी, आपका स्वागत है। आप विराजिए, मैं अभी कुछ नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। माधव ने खाना परोसा और गुरुजी ने प्रसन्नता से खाना खाया। फिर बाद में माधव से पूछा, भोजन अतिशय उत्तम था माधव, मन प्रसन्न हो गया। अच्छा, हमने तुमको जाते हुए कुछ चने भेंट किए थे, जरा बताओ तुमने उनका क्या उपयोग किया? गुरुजी, मैं समझ गया था, आपके दिए हुए चने चमत्कारी थे, बहुत अच्छी किस्म के थे। मैंने उनको अपने घर के सामने लगा दिया और उनका ख्याल रखा। बहुत अच्छी फसल हुई है, बाजार में उनका मुंह मांगा भाव मिला। और उसके अलावा मेरे घर के लिए भी बहुत सारा चना रखा है और उनसे अगली बार भी खेती करूंगा। गुरुजी, इन चनों ने मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया है। और हाँ, आपने जो भोजन किया है वो चने का साग मैंने अपने खेत के चनों से ही बनाया था। अरे वाह माधव, अति उत्तम सोच। अब ये चने युग युग तक तुम्हारा साथ देंगे। हम बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा, अब चलते हैं। और फिर गुरुजी प्रसन्नता से वहां से निकल गए। तो मित्रों, आपने देखा कैसे मैंने तीनों शिष्यों को एक ही ज्ञान दिया, पर तीनों शिष्यों ने अपनी अपनी चेतना से अलग अलग कार्य किया। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि गुरु अपने शिष्य को ज्ञान तो देते हैं, पर उस शिक्षा का उपयोग आपको अपनी बुद्धि के अनुसार ही करना होता है। अब आप सोचिए कि आपको अपने चनों से क्या करना चाहिए। धनी राम एक बहुत ही मेहनती किसान था। एक गांव में वो अपनी पत्नी लाली और बेटे बंसी के साथ रहता था। अपने नाम के विपरीत वो धनी बिल्कुल नहीं था। वो मेहनत करता और जैसे तैसे अपने परिवार का गुजर बसर करता। पर एक बात थी, उसके पास जब भी कुछ होता वो दूसरों की मदद करने में कभी संकोच नहीं करता। अलग निरंजन, कोई है घर में? अरे प्रणाम बाबा, आइए आइए आइए, पधारिए, यहाँ विराजिए बाबा। बच्चा, कुछ खाने को मिलेगा? जरूर बाबा, मैं अभी लेकर आया। अरे ओ भगवान, सुनो, एक महापुरुष पधारे हैं हमारी कुटिया में, जल्दी से कुछ परोस दो। हे भगवान, यहाँ अपने खाने को नहीं है और वहाँ दूसरों को पकवान परोसो। अरे ऐसा मत बोलो बंसी की अम्मा, अतिथि तो भगवान स्वरूप होते हैं। तो भगवान के पास तो सब कुछ है, हम गरीब से ही क्यों लेने आए हैं? अरे तुम इसकी फिक्र ना करो। अच्छा, कुछ तो बनाया है ना? जो भी बनाया है मेरे भाग का दे दो। मैं तो पानी पी के भी पेट भर लूंगा, मुझे भूख नहीं लगी है वैसे भी, तो मेरे हिस्से का उनको दे दो। ये लीजिए बाबा, आराम से खाइए। और ये थोड़ा दूध है, घर का है, ये भी ग्रहण कीजिए। बच्चा, ये रखो, ये पोटली, इसमें कुछ पत्थर डाल के शाम ढलने के बाद अपने पिताजी को दे देना। और याद रखना, 4-5 पत्थर से ज्यादा मत डालना। पिताजी पिताजी, ये देखो, मैंने इसके अंदर पत्थर डाले तो इससे कितनी सुनहरी रोशनी निकल रही है। अरे हाँ, ये क्या है? ये क्या किया तूने? कहाँ से मिली तुझे ये पोटली? पिताजी, वो जो उस दिन साधु बाबा आए थे उनने दी थी। बोला था इसमें पत्थर डालना, बस सूरज ढलने के बाद। तो मैंने अभी इसमें 2 पत्थर डाले और कुछ देर बाद इसमें से रोशनी निकलने लगी। अरे ये कहाँ से आया तेरे पास? झूठ तो नहीं बोला ना कि पत्थर डाले थे? नहीं पिताजी, पत्थर ही डाले थे मैंने, सच्ची। लाली ये सब देख रही थी, वो भी आश्चर्यचकित रह गई। तू सच बोल रहा है? लगता है बाबा ने जादू की पोटली दी है बंसी को। चलो
और पत्थर डाल के देखते हैं। पर अम्मा, बाबा ने कहा था कि दिन में बस एक ही बार डालना। तो कल सुबह देखते हैं फिर से पत्थर डाल के। अरे अम्मा, सूरज ढलने के बाद डालने को बोला था। अरे मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। अगले दिन तीनों शाम होने का इंतजार कर रहे हैं। जब सूरज ढल गया तो धनीराम ने 3 पत्थर उस पोटली में डाल दिए। फिर थोड़ी देर में तेज रोशनी हुई और वो पोटली भारी हो गई। धनीराम ने पोटली खोली तो उसमें चमकते हुए सोने के 6 सिक्के निकले। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। हे भगवान, विश्वास ही नहीं हो रहा। ये क्या सच में सोना है? हाँ, ये तो सच में जादू है। विश्वास ही नहीं होता। मानो ना मानो ये उन बाबा का ही किया धरा है। 3 पत्थर डाले तो 2 गुना सिक्के निकल के आए। कल एक सिक्का ले जाके सुनार को दिखा लाता हूँ। पता चल जाएगा कि सच में सोना है या नहीं। हमारे तो अब अच्छे दिन आ गए। अब तो हम अमीर हो जाएंगे। जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो। हाँ, सच में। अब तो हम और भी बहुत गरीबों की मदद कर सकते हैं। कोई भी हमारे यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। और लालच नहीं करना है। जब जरूरत हो तभी ये काम करेंगे, ठीक है? धनीराम और लाली बहुत अमीर हो गए। वो दूसरे गांव में एक बहुत बड़ा मकान बनवा लेते हैं और एक बड़ा सा खेत भी खरीद लेते हैं। धनीराम लोगों की मदद करता है और कभी भी उनके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। पर लाली को लालच आ जाता है। एक दिन धनीराम को बाजार से लौटने में देर हो जाती है। क्यों ना मैं आज खुद वो पोटली को पत्थर से भर दूं? वो पोटली उठाती है, पर पोटली तो पूरी फट चुकी थी। टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो परेशान होकर रोने लगी। जब रात को धनीराम घर लौटा तो उसको सारा किस्सा सुनाया। मेरे से गड़बड़ हो गई। वो पोटली तो सारी फट गई। ओह, कोई बात नहीं भगवान, रोना नहीं। अपनी किस्मत में इतना ही लिखा था। और अब तो हम संपन्न हो गए हैं। सब कुछ तो है हमारे पास। और मेहनत करके और भी कमा सकते हैं। और दूसरों की मदद भी करेंगे अपने बल पे। ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ। मैं लालच में भूल ही गई कि सिक्के तो दुगने होते हैं। हाँ, ये ठीक कहा। लालच में आदमी सब भूल जाता है और पाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर देता है। सच बोला है जी। जो है वो बहुत है और मेहनत तो अपनी है, कभी कोई नहीं ले सकता। ये हुई ना बात। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये कहानी है एक बाग की। बाग मतलब बगीचा। एक बहुत सुंदर बगीचा था जहाँ तरह तरह के फलदार वृक्ष, पेड़, पौधे और सुंदर सुंदर फूल थे। इस बगीचे का मालिक एक बड़ा सा राक्षस था जो कई साल बाद अपने घर वापस आया था। राक्षस ने वापस आने पर देखा कि उसके बगीचे में बहुत सारे नन्हे बच्चे खेल रहे हैं। ये देख के राक्षस को बहुत गुस्सा आया। अरे ओ बच्चों, ये बगीचा मेरा है। तुम लोग यहाँ क्यों खेल रहे हो? निकलो, जाओ मेरे बगीचे से। राक्षस की आवाज सुनकर सारे बच्चे फौरन वहाँ से भाग गए। पर राक्षस ने सोचा, अभी तो मैंने डांट के भगा दिया है, पर मैं हमेशा तो नहीं रहता। ये बच्चे मेरे बगीचे में नहीं खेलने चाहिए। फिर राक्षस को एक उपाय सूझा। उसने बड़े बड़े पत्थर लेके इकट्ठे किए और अपने बगीचे की चारों ओर एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। अब मेरा बगीचा सेफ है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। हा हा हा। दीवार देख के बच्चे बहुत उदास हुए। उनसे उनका बगीचा छीन गया था। अरे पप्पू, अब हम कहाँ खेलेंगे? हमारा सुंदर बगीचा। क्या कर सकते हैं? राक्षस बहुत शक्तिशाली है और खतरनाक भी। बच्चे तो चले गए पर बगीचे में एक अनजान सी शांति छा गई। सब पेड़ उदास
भाई पीपल, कब से कोई बच्चा नहीं आया हमारे साथ खेलने, और हमको तो अपनी शक्ति बच्चों के हंसने खेलने से ही मिलती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बगीचा नहीं बच पाएगा। हाँ भैया आम, जब से ये राक्षस आया है बच्चे नहीं आ रहे, पर हम तो कुछ कर नहीं सकते। फिर कुछ महीनों बाद सर्दी का मौसम आया, बर्फ गिरी और बहुत ठंडी हो गई। बगीचे के सारे पेड़ पौधे मुरझा गए, सबकी पत्तियां झड़ गई और सिर्फ तने ही बचे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद बाकी जगह बसंत आई और सब बर्फ चली गई, पर राक्षस के यहाँ सर्दी ही थी और बर्फ जमी हुई थी। अरे ये क्या हो रहा है? सब जगह सुहानी धूप है, पर मेरे यहाँ ही बर्फ पड़ी है। हे भगवान, न जाने ये क्या श्राप है। तभी वहाँ एक तोता और एक बुलबुल बात कर रहे थे। अरे बुलबुल, यहाँ तो बहुत ठंड है, बाहर तो अच्छा मौसम है। तोता भैया, यहाँ पहले बच्चे खेलने आते थे, अब कोई नहीं आता। सारी कुदरत उदास है, राक्षस बच्चों को आने नहीं देता। देखो कितनी ऊंची दीवार बनाई है। राक्षस पंछियों की भाषा समझ सकता था। ये सुनते ही उसको फौरन समझ आ गया। उसने बड़ी मेहनत से फिर से वो पत्थरों की दीवार हटा दी और उसने बच्चों को जाके कहा, अरे बच्चों, तुम लोग मेरे यहाँ खेलने आओ। सुबह खेलो, हाँ, पर दोपहर को मैं सोता हूँ। फिर शाम को तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलने आऊँगा। तुम लोगों के बिना बगीचे में कोई मजा ही नहीं आ रहा है। आ जाओ सब। ये बात सुन के बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। बच्चों के आने से बाग में भी रौनक आ गई। जल्दी सारी बर्फ चली गई, पेड़ों में नए पत्ते और फूल निकलने लगे। बाग फिर से पहले जैसे फलने फूलने लगा। सब बच्चे राक्षस के दोस्त बन गए थे और सब साथ में खेलते थे। ओ अंकल, मुझे फर्स्ट करो। अरे नहीं, मेरी बारी है, मुझे दो। न न न न, ये गोल तो मैं ही करूँगा। तो भैया आम, अब तो खुश हो ना? मंटू अपनी आई बाबा के साथ रायपुर नाम के एक गांव में रहता था। मंटू बहुत शैतान था, पूरे दिन उधम करता रहता। वो सारे खेल जिसमें दौड़ भाग करनी पड़े उसको बहुत पसंद थे। वो पेड़ पर फटाफट चढ़ जाता, बंदर की तरह। लोगों को लगता कि वो सच में बंदर के गुण लेकर पैदा हुआ है। पेड़ पे चढ़कर वो तेजी से फल तोड़ता, खुद खाता और अपने दोस्तों को भी खिलाता। एक बात तो थी, उसकी दोस्ती बहुत पक्की थी अपने दोस्तों से, खासकर बंसी तो उसका जोड़ीदार था। बंसी तो कपड़ा फैला के पकड़ के रखना नीचे। मैं पके हुए आम फेंकूंगा तो बस कपड़े में दबोच लेना। हाँ भाई, तू फेंकना तो शुरू कर। ये ले, ये आया एक आम। वाह, क्या मस्त आम तोड़ा है तूने। और 5-6 फेंक, फिर बैठ के खाएंगे। हाँ रुक तो सही 2 मिनट, बस थोड़ा और ऊपर चढ़ के तोड़ देता हूँ। सही में लोग तुझे बंदर बुलाते हैं। तू कैसे लपक के ऊपर चढ़ जाता है? तू बंदर का दोस्त तो तू भी बंदर। अगले दिन मंटू सुबह देर तक पीपल के पेड़ के नीचे बंसी का इंतजार करता रहा। वो दोनों दोस्त साथ में ही स्कूल जाते थे और बंसी तो उसको वहीं खड़ा मिलता रोज। पर आज पता नहीं बंसी को इतनी देर क्यों हो गई। अरे बंसी क्यों नहीं आया होगा? कल तो नहीं बताया उसने कि स्कूल नहीं जाएगा। वो तो ऐसे छुट्टी भी नहीं करता। उसके घर जाकर पता करता हूँ। मंटू बंसी के घर के पास पहुँचता है। वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। काका, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे बच्चे, तुम घर जाओ, बच्चों का कोई काम नहीं है यहाँ। ये तो अब हद ही कर दी पिशाची ने। हर महीने अमावस की रात को गांव के लोग बकरी या भेड़ या कोई और उसकी पसंद का जानवर जंगल के बाहर बांध आते हैं। हाँ, हद है। इस बार हरिराम की बारी थी जानवर बांध के आने की। उसका छोटा बेटा बीमार था, वो शहर गया है एक दिन के लिए डॉक्टर के पास। एक ही दिन की देरी हो गई तो वो पिशाची तो हरिराम के बड़े बेटे को ही उठा के ले गई। ओह, क्या बोल रहे हो भाई? देखा क्या किसी ने पिशाची को बच्चे को ले जाते हुए? हाँ ना, वो दिनी चौकीदार जो गांव के बाहर की मिल में पहरेदारी करता है, रात की ड्यूटी करके लौट रहा था। उसने ही देखा और इससे पहले वो कुछ कर पाता, पिशाची तो जंगल की तरफ भाग गई। अब जंगल में पाँव रखने का साहस कौन करेगा? एक तो वो पिशाची, ऊपर से वो जंगली शेर। जंगल के पास वाली गुफा में सुना है कुछ लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर शेर पकड़ा नहीं गया अभी तक। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो। अभी तो हरिराम भी नहीं है।
कौन जोखिम उठाए। मंटू तो ये सब सुन के बुरी तरह परेशान हो गया। हरीराम काका का ही तो बेटा था उसका जिगरी दोस्त बंसी। अब वो क्या करे? कोई तो गांव वाले जंगल में जाने की हिम्मत नहीं दिखा रहे। पिशाची से कौन लड़े? क्या करूं मैं? हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं क्या करूं बंसी के लिए? क्या मैं खुद जंगल में जाने की कोशिश करूं? मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा रहूंगा, ऊपर से कुछ तो जरूर दिखेगा। मैं क्या बंसी को बचा पाऊंगा? मैं ऐसे तो बंसी को पिशाची के हाथों नहीं छोड़ सकता। वो डायन तो मेरे दोस्त को भी खा जाएगी। नहीं नहीं भगवान, मुझे ही जाना होगा और कुछ करना होगा। मंटू बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ा। वो बहुत सावधानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद कूद कर आगे बढ़ता गया। पता नहीं, शायद शेर अंदर नहीं है। अगर शेर आया तो मैं कोने में छुपकर ये पत्थर हिला दूंगा। फिर बड़ा पत्थर गिर जाएगा और गुफा का मुंह बंद हो जाएगा और शेर को अंदर कैद कर लूंगा। कम से कम शेर से तो जान बचेगी। जंगल में झोपड़ी, क्या यही पिशाची डायन की होगी? क्या करूं? अंदर जाऊं क्या? तभी उसको नीचे से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। नीचे देखा तो शेर गुफा के अंदर चला गया। ये सब देखकर मंटू को एक तरकीब आती है। मंटू नीचे उतरता है, गुफा से थोड़ी दूर झोपड़ी के पास चलना शुरू करता है और फिर जोर जोर से रोने लगता है। मैं कहाँ आ गया हूँ? कोई मदद करो। थोड़ी दूर पे पिशाची उसकी आवाज सुनती है और उसके पास आ जाती है। क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रहे हो? सही सुना था गांव वालों से, यही पिशाची डायन होगी। इतने मैले कपड़े, इतने गंदे बाल, गले में तो हड्डियों की माला और देखने में तो कितनी डरावनी है। अरे वाह, आज ही एक लड़का पकड़ा और एक और मिल गया। आज तो भर पेट खाने को मिलेगा। वाह, मजा आ गया। मेरा तो 2 महीने का खाना हो गया। ये गांव वालों ने जानवर भेज भेज के मेरे खाने का स्वाद ही खराब कर दिया था। काकी रास्ता भटक गया हूँ। मंटू रोने की एक्टिंग करता रहता है। उसको समझ नहीं आया कि वो बंसी का पता कैसे लगाए। अरे बेटा, रोना बंद करो। चलो, पास ही मेरी कुटिया है, वहाँ चलो, कुछ खा लो। कैसी हालत हो गई है बच्चे तुम्हारी? क्या उस कुटिया में बंसी हो सकता है? मुझे चलकर देखना चाहिए। हाँ काकी, चलो। आओ आओ, अंदर आओ, यहाँ कुर्सी पे बैठ जाओ। मंटू नजर चुरा के इधर उधर देखता है। उसको कहीं बंसी नहीं दिखा। तभी उसकी नजर चारपाई के नीचे जाती है। उसको एक कोने में एक पैर दिखता है और बंसी का जूता। वो तुरंत पहचान जाता है। उसको समझ आ जाता है कि पिशाची डायन ने बंसी को चारपाई के नीचे बांध कर रखा हुआ है। शायद वैसे ही वो उसको गांव से बांध कर लाई थी। अब मुझे साहस दिखाना होगा, कोई तो तरकीब लगानी होगी। बंसी को यहाँ से छुड़ा कर लेकर ही जाना है। काकी, तुम मुझे यहाँ मिल गई, कितना अच्छा हुआ। मैं तो अपने आई बाबा के साथ जंगल के पास से जा रहा था। थोड़ी देर हम लोग रास्ते में रुके। आई बाबा ने कहा थोड़ा सुस्ता लेते हैं। उनकी आंख लग गई तो मैं और मेरी छोटी बहन एक खरगोश के पीछे पीछे जंगल में कब घुस गए पता ही नहीं चला। जंगल तो कितना घना है, वापस जाने का रास्ता ही नहीं समझ आया। अरे, तो तुम्हारी बहन किधर है? मैं उसको एक गुफा के पास बिठा आया था। मैं तो कुछ खाने के लिए ढूंढता ढूंढता आगे निकल आया। अरे तो चलो,
तुम्हारी बहन को भी लेकर आते हैं। वाह वाह, मजा ही आ गया, एक और बच्चा मिल गया। जल्दी से उसे भी ले आती हूँ, अब तो मजे ही मजे हो गए। बेटा चल, कहाँ है वो गुफा? काकी आओ मेरे साथ, मेरी बहन भी तुमसे मिल लेगी तो उसका डर कम हो जाएगा। तुम तो हमें जंगल के बाहर हमारे आई बाबा से मिला दोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो तुम्हारी बहन को ढूंढते हैं। आपका बहुत शुक्रिया काकी, आओ मेरे साथ। अरे कहाँ गई मेरी बहन? मिंटी, मिंटी, ओ मिंटी, कहाँ है? काकी कहीं वो गुफा में तो नहीं चली गई अंदर? रुको मैं देख के आता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। यहीं रुकना, हाँ, जाना नहीं कहीं। अरे ये कहाँ फंस गई? बचाओ, अंदर शेर है, आ जाएगा मुझे, बचाओ बचाओ। थोड़ी देर में चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है, जैसे शेर ने पिशाची को खा लिया हो। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, बंसी को बचाना है। अरे ये तो बहुत बुरी डायन निकली, मेरे दोस्त को कितनी बुरी तरह से बांधा है। दोस्त तू कैसे आया यहाँ? तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? वो बहुत खतरनाक डायन है, मुझे बोल रही थी कि आज रात को खा जाएगी। दोस्त वो तो खुद शेर का भोजन बन गई, हम अब सेफ है एकदम। चल घर चलते हैं, तेरी आई तो रो रो कर बेहाल हो रखी है। तू सच्चा दोस्त निकला मंटू, अपनी जान पे खेलकर मुझे बचा लिया। तेरी बहादुरी देख के तो मैं दंग हो गया। सच में तेरी दोस्ती ने मुझे कितनी ताकत दी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।